मुख्य सवाल ये है कि कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी आखिर पैदा कैसे होती है। जनरेटर तो देखेंगे सबने। जनरेटर में ऐसा क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कोई ऐसे तो आइटम है नहीं। जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी ले आओ, काटो, पानी मिलाओ, नमक मिर्च मिलाओ और फिर उसको गैस पर रख दो तो सब्जी पक के तैयार। यहाँ एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है जिसके पीछे कुछ ऐसी वजह है जो हमने आज तक नहीं जानी। तो किसी भी जनरेटर के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए अब शुरुआत से लेके चलेंगे। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है अपने अलग अलग कहीं कहीं इफेक्ट डालती है। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी के कई इफेक्ट होते हैं। हाँ? इसके लिए हम जनरेटर में क्या होता है, हमारे दो तरह के पार्ट होते हैं, एक मूविंग पार्ट और एक स्टेशनरी पार्ट। एक पार्ट वो होता है जो उसका घूमता है, मूव करता है, जिससे हम लोग रोटर कहते हैं। रोटर इसलिए कहते हैं कि वो रोटेट करता है, असल में मूव तो करता है लेकिन उसका जो मूवमेंट है वो रोटेशन कंडीशन में है। या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्योंकि वो रोटेट कर रहा है इसलिए हम उसे रोटर कहते हैं। दूसरा है जो स्थिर रहता है, जो स्थिर रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टेटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आखिर हुई कैसे पैदा, ये अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं। जो रोटर होता है हमारा किसी भी उसका जनरेटर का, जैसे हम लोग नॉर्मल लोकल भाषा में डायनोमा बोलते हैं ना। सुना है किसी ने डायनोमा, सुना है डायनोमा? हाँ, जो कोई भी हमारा जो आपने देखा होगा इस तरह से ये लगा होता है। ठीक है, और ये एक यहाँ पे एक बड़ा सा इंजन लगा होता है, ये इसमें कनेक्ट होता है। यहाँ बड़े बड़े पहिए होते हैं, दूसरे पहिए होते हैं, ये कहीं भी लगा होता है। ऐसे करके हम इस इंजन को घुमाते हैं तो ये घूमने लगता है। जो जनरेटर होता है, नॉर्मली हमारा जो जनरेटर होता है उसमें इंजन होता है ना, जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो केवल घुमाने की व्यवस्था है। जनरेटर तो सिर्फ वो जो मोटर जैसा रखा होता है उसके साइड में, बस वो है जनरेटर। बाकी तो केवल उसे घुमाने की व्यवस्था है। तो जनरेटर सिर्फ इतना पार्ट होता है और इसका भी कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर जो रोटर पार्ट होता है, जो रोटेशनल पार्ट होता है इसका, इस तरह का रहता है ये। ठीक है, और यहाँ पे इसकी शाफ्ट होती है। इसको जब नजदीक से देखते हैं तो इसके अंदर ना यहाँ पे खांचे से कटे होते हैं, स्लॉट्स कटी होती हैं चारों तरफ, इसके हर तरफ स्लॉट्स होती हैं। ऐसे करके आप किसी भी जनरेटर के स्टेटर को, रोटर को निकालेंगे तो उसमें कुछ स्लॉट्स कटे हुए दिखेंगे आपको। कोई बात नहीं, अभी दिखेगा जिनको नहीं दिख रहा है। मेरी पीठ तुम्हारी तरफ है ना, इसलिए शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। ये ऐसे करके कट होते हैं ये। देखे हैं ये इस तरह से कट है। कोई भी हमारा जनरेटर है उसके अंदर इस तरह का ही कट लगे होते हैं। और ये इनमें हमारी वायर होते हैं, हम लोग इसमें वायर डाल देते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग।
यहां से मैं एक वायर डालूंगा ऐसे करके, तो इसको मैं यहां ले आता हूं इस पे, और यहां से लाके मैं एक एक पत्ती इस पे लगी होती है उससे कनेक्ट कर दूंगा। एक पत्ती यहाँ होती है, इस पे ढेर सारी पत्तियां होती हैं, ये जो इसकी शाफ्ट होती है, और एक पत्ती से एक वायर कनेक्टेड होता है, जो इसमें डल गया, एक वायर इसमें डल गया, ये इस पत्ती से, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, ऐसे करके इसमें चारों तरफ से वायर आ रहे होते हैं। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी एक साइड ये भी होगी जो हमें दिख नहीं रही है ना। तो मैं कोई सी भी एक वाइंडिंग को लेके चलता हूँ, जो मैं आपके लिए समझाता हूँ, कोई सी भी एक ले लेता हूँ, मैं ये वाली ले लेता हूँ, मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ से एक सिरा तो इसका यहाँ आ गया, दूसरा कहाँ गया, पीछे, ऐसे ऐसे करके गया, और वो कहाँ से ऐसे ऐसे करके आया, यहाँ तक आ गया, और यहाँ से ये इधर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैंने एक तार यूं डाला और पूरी तरफ से यूं निकाल के ऐसे करके इधर ले आए, तो इसका एक सिरा ये इस पे आ गया और दूसरा इसके बैक साइड में, तो ये कहा यहाँ आ गया। हाँ, ये एक लूप है। ठीक है, ये जो है एक लूप है, ऐसे ही सारे के सारे लूप है। जैसे आप, दिवाली आ रही है, दिवाली में एक सुतली बम होते हैं, सुतली वाले बम होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ऐसे करके बम होता है, उस पर जो सुतली होती है वो ऐसे करके लपेटी जाती है, वो फिर लपेटते जाते हैं पूरा चारों तरफ। उसमें तो हम एक ही को लपेटते जाते हैं, इसमें क्या है, यहाँ से लपेटा यहाँ, और यहाँ से निकाल के इधर निकाल दिया, बस। ठीक है, आयुष, तो जो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही सारे आए। तो ये जो हिस्सा है जिसपे ये लगा हुआ है, बना हुआ है, इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, ठीक है। और ये जो इसपे जो पत्तियां सी लगी हुई है ना, इनको बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो खांचे जो कटे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं स्लॉट्स, स्लॉट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वायर डले हुए हैं, ये है वाइंडिंग वायर्स। क्लियर है, ठीक। अब ये सारा का सारा एक उसके अंदर रखा होता है, किसी हाउसिंग के अंदर। ठीक है, हाउसिंग, एक हाउस, इसके लिए क्या है, इसके दोनों तरफ हम चुंबक रखते हैं, असल में मैग्नेट रखते हैं, एक इधर और एक इधर। क्योंकि ये गोल है, नॉर्मली हमारी मैग्नेट कैसी होती है, फ्लैट होती है, फ्लैट होगी ना, तो ये गोल है, तो हम इसको इसके साथ, नहीं नहीं एल्यूमिनियम का चाहिए, इसके लिए पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, हम उसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। जो मैग्नेट बनाते हैं हम उसे कर्व बना देते हैं, और वो मैग्नेट हम कुछ इस तरह से बना देते हैं, ऐसे करके। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, हम इसको बाद में लिख देंगे, बस समझने के लिए है। और एक मैग्नेट हम इधर लगा देते हैं, ऐसे ही मैग्नेट यहाँ पर बन जाएगा दूसरा।
ठीक है। हम इसमें भी वाइंडिंग करते हैं। हमारे पास दो तरह की मैग्नेट होती है, अभी सुन लो। तो उसमें से निकाल लो, अलमारी में से 2.5 mm का सिंगल कोर काट लो, 1 मीटर का टुकड़ा, कोई सा ब्लैक कलर का काट लो। हमारे पास दो तरह की मैग्नेट होती है। एक मैग्नेट होती है जो नेचुरली पाई जाती है, कुदरत में जो मिलती है, ब्लैक कलर की। देखिए, जो स्पीकर के पीछे लगी होती है, काले कलर का जो पत्थर होता है वो मैग्नेट होता है। लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है वो फिक्स होती है, वो एक लिमिट से ज्यादा उसमें ताकत नहीं होती है। एक दूसरा तरीका है मैग्नेट बनाने का, हम इलेक्ट्रिसिटी से भी मैग्नेट बना सकते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। हमारे पास में एक इसका लाइव डेमो हमारे पास में, इधर दिखाओ। ये इसको जूम करके देख देख लो, यहाँ तक बिल्कुल जूम कर लो। ये जो है, ये लोहे की रॉड है, इसके ऊपर हमने तार लपेटा हुआ है, वाइंडिंग वायर। ये जो तार है, ये जो तार हमने इस पर लपेटा हुआ है, ये इनेमल्ड वायर है। इनेमल का मतलब इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है। ये हमको दिख रहा है नंगा जैसा, लेकिन असल में नंगा तार नहीं है। इसके ऊपर से एक वार्निश है और एक कोटिंग है, जिससे ये एक दूसरे से टच भी हो रहे हैं तब भी शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने इस पर टर्न्स लपेट दिए, इसके दो तार निकल के आ गए यहाँ। ठीक है, एक, और ये दोनों कहाँ गए, यहाँ पर। ये इलेक्ट्रिक सप्लाई है। हमें जितना हैवी मैग्नेट बनाना, उस हिसाब से हमने एक सप्लाई पैदा कर लिया है यहाँ पे। तो यहाँ से सप्लाई जाती है। जैसे ही हम सप्लाई देते हैं इसको इस तार के थ्रू, तो ये मैग्नेट बनने लगता है। ये लोहे का हिस्सा, ये जो लोहा है जिसके ऊपर वाइंडिंग वायर या इनेमल्ड वायर हमारा लपेटा हुआ है, ये लोहा मैग्नेट बन जाता है। कब? जब हम इसमें सप्लाई देते हैं। जैसे ही हम सप्लाई हटाएंगे तो ये मैग्नेट खत्म हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट है। इसलिए जो कुदरत में मिलता है वो परमानेंट मैग्नेट कहलाता है। क्लियर है? और ये हमारा टेम्परेरी मैग्नेट है। उसकी मैग्नेटिज्म, उसकी मैग्नेट क्वालिटी हमेशा रहेगी। इसकी तब तक रहेगी जब तक हम सप्लाई देंगे। जैसे ही सप्लाई हटाएंगे इसकी मैग्नेटिक क्वालिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हम इसको जितना मर्जी हैवी बना सकते हैं, जितना मर्जी हैवी बना सकते हैं। अरे खुले रखे हैं एल्युमिनियम के सिंगल स्टैंड वायर। एग्जैक्टली हम यही काम यहाँ करते हैं। ये लोहे के, असल में ये पत्तियों के मिला के बनाए जाते हैं। जब ये टॉपिक आएगा आगे, डीसी जनरेटर या अल्टरनेटर जब भी आएगा, तो उस टाइम पे हम इसको क्लियरली बताएंगे। फिलहाल समझने के लिए यही है कि हमने एक मेटल के पीसेज यहाँ रखे हैं। ठीक है, और इस पे हम लोग वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग इस पे भी करेंगे हम। किस तरह से? इस तरह से। ठीक है, इसका एक सिरा यहाँ से लपेट देंगे। 1 मीटर बोला था, 1 मीटर है? पागल है राहुल। ठीक है, तो देखो, हमने इधर देखो जरा ध्यान से। हमने क्या किया, हमने इसमें सप्लाई दी। ठीक है, एक सिरा इसका ये निकल गया, एक सिरा यहाँ से लपेट के यहाँ आ गया, और यहाँ लपेट गया, फिर दूसरा सिरा यहाँ से निकल गया, अलग चला गया। जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेट बन जाता है। समझ रहे हो? तो मैग्नेट का एक इफेक्ट है, वो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का एक इफेक्ट है ये। इसको मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें होता क्या है, यदि किसी तार को मैं इधर से सप्लाई दूं, इधर से इधर जा रही हो, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा।
इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। इसमें जितनी ज्यादा वोल्टेज होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेट बनेगा इसके चारों तरफ। कम वोल्टेज है तो बस इतना बनेगा, इतनी दूर तक। हाई वोल्टेज है तो इतना तक बनेगा, एक्स्ट्रा हाई है तो और इतना दूर तक बनेगा। इसलिए तुम देखो, जब ये नॉर्मल हमारा ये वायर होता है, इसमें सप्लाई आ रही होती है, हम इसको छू लेते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जो हाई टेंशन लाइनें जा रही होती हैं, उसके पास में से भी अगर कोई गुजरता है ना, तो वो खींच लेता है। क्यों? क्योंकि वो हाई वोल्टेज की वजह से एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही काम करता है। ठीक है, तो ये इसको हम एक रूल है जिसे हम थंब रूल कहते हैं। वो ये कहता है कि अगर मैं इस तार को इस तरह से पकड़ूं, इस तरह से, जैसे ये तार है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है। अगर मेरा अंगूठा ये बताए कि इधर सप्लाई चल रही है, अगर अंगूठा सप्लाई के चलने की दिशा बताए, तो उंगलियां जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। ठीक है, मैंने उसको यूं पकड़ा, ठीक है, ये मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया। अगर अंगूठा सप्लाई की दिशा बताए या इलेक्ट्रिक करंट के बहने की दिशा बताए, तो जो उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताएंगी। एग्जैक्टली यहाँ होता है कि जब सप्लाई ऐसे जा रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की एक दिशा होती है। अगर मान लो सप्लाई ऐसे इधर से इधर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका जो डायरेक्शन है किधर बनेगा? इधर की तरफ। और ये हमने उल्टी डायरेक्शन में लपेट रखा है, तो इसका बनेगा इधर। तो इस देखो, अब एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ, जरा देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है। ये इधर को धक्का मार रहा है और ये इधर को धक्का मार रहा है, और बीच में क्या है? ये लोहे का पीस है और इसमें वाइंडिंग हो रखी है। तो इस वाइंडिंग पे ये जो तार है, ये जो तार है ना, एक वाइंडिंग, जो भी वाइंडिंग यहाँ आ रखी है, इस पे क्या होगा? इधर की तरफ धक्का लगेगा और इस पे इधर लगेगा। अगर कोई मेरी हड्डियों को अपनी ओर खींच ले, तो हड्डी के ऊपर मेरा मांस लिपटा हुआ है, तो मांस अपने आप ही चला जाएगा। तो जब ये वाइंडिंग इधर की तरफ धकेली जाएगी, तो वाइंडिंग किसमें फंसी है? स्लॉट्स में, तो ये भी अपने आप इधर से इधर जाने लगेगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये घूमने लगेगा। इसको इस तरह से समझ लो। मैं इसका एक लूप बना देता हूं, समझने के लिए एक बना देता हूं मैं। ये देखो, ये ये जग है। हम मान के चलते हैं कि ये रोटर है। इधर देखो, हम मान के चलते हैं कि ये रोटर है, ये रहा, यही तो है ना, इस तरह का। इस पे क्या है? ऐसे करके खांचे बना के वायर लिपटे हुए हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से लिपटे हैं ना। तो जब वायर घूमेगा तो ये भी घूमेगा पूरा। तो ये क्या है, कैसे काम करता है? जो रेड वाली जो वाइंडिंग मैंने बनाई है, मैं इसको बता रहा हूँ। ये ऐसे करके तुम्हें तिरछा दिख रहा है ना, तिरछा। और जैसे इसमें धक्का लगेगा तो ये इधर घूमेगा, फिर इधर चला जाएगा ये घूम के। जब ये यहाँ आ जाएगा तो इस पे भी धक्का लगेगा, लगेगा ना। तो जो हमारी जनरेटर होते हैं या मोटर होते हैं, उनमें ऐसे मैग्नेट के जो सेटअप होते हैं, सिर्फ दो ही नहीं होते हैं, वहां पे ढेर सारे होते हैं। इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, इधर चारों तरफ होते हैं। इनके लिए बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, पोल मीन्स क्या होता है? पोल मीन्स क्या होता है?
हम्म? हरिओम ने बताया खंबा। और क्या होता पोल मीन्स, बताओ। देखो उसने बताया साउथ पोल नॉर्थ पोल, क्या है ये? साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या है? ये ध्रुव है हमारे, ध्रुव। पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव। पोल मीन्स खंबा भी होता है और ध्रुव भी होता है। एक क्वेश्चन भी है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि एक भालू पोल से नीचे उतर के आ रहा है, तो उसका कलर बताओ। एक एक सिंपल सिंपल सा है। एक नॉर्मली तो ये लगेगा कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ये एक भालू है और वो पोल पे से नीचे उतर के आ रहा है, तो उसका कलर से क्या लेना देना। बस ट्रिक यही है कि वो खंबे से उतर के नहीं आ रहा है। वो जो हमारे ध्रुव है एंटार्कटिक या आर्कटिक, वो वहां से उतर के आ रहा है। तो पोलर वेयर, जो पोलर वेयर होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। तो पोल मीन्स ध्रुव होता है। और यहाँ पर भी हमारे ध्रुव बनते हैं कि ये वाला पार्ट जो हमारा है, ये बनेगा हमारा चुंबक का नॉर्थ पोल, और ये वाला साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ ऐसे ही, जैसा ये सेटअप मैंने बनाया ऐसा ही मैं सेटअप यहाँ बनाऊंगा। तो ये नॉर्थ साउथ, ये इस तरह से रहेगा। तो मैं बोलूंगा 4 पोल का मोटर है या जनरेटर है, और उसके बीच बीच में और भी बना दूंगा। तो पोल कितने हैं, पोल कितने ज्यादा रहेंगे उतना ही ज्यादा ताकत रहेगी। एक सिंपल सी चीज है, एक झूला तुमने देखा है छोटे बच्चों को झूला, जो घोड़े पे बैठ के झूलते हैं बच्चे, घोड़े पे बैठा दिए जाते हैं, वो उसका तार पकड़ के बैठ जाते हैं, और वो एक आदमी उसके साइड में यहाँ खड़ा होता है, वो यूं धक्का मारता रहता है ना? ऐसे करके धक्का मारता है ना। तो वो आदमी कौन है? वो पोल है। वो क्या कर रहा है? जो उसके सामने घोड़ा आ रहा है वो उसको धक्का मार रहा है, ऐसे ही इसके सामने जो भी वाइंडिंग वायर आ रहा है वो उसको धक्का मार रहा है। अगर मैं एक और सामने अपने एक और आदमी खड़ा कर दूं, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि मैंने भी धक्का मारा, उसने भी मारा। अगर मैं 2 आदमी इधर और खड़े कर दूं, तो अब 4 लोग धक्का मार रहे हैं, तो उनकी स्पीड बढ़ गई, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? रेहान सीधा बैठ जा। हाँ, ठीक है ना? ऐसे ही मैं जितने ज्यादा लोग उसके चारों तरफ लगा दूंगा, तो क्या होगा? उसकी स्पीड और भी बढ़ जाएगी और ताकत भी बढ़ जाएगी, ताकत भी बढ़ेगी। एक तो यह है कि मैं इस चेयर में धक्का मार रहा हूँ, अकेला ही मार रहा हूँ, ठीक है? तो एक स्पीड है इसकी कि 1 सेकंड में 1 फीट में खिसका रहा हूँ। और मैं हाथ में खली को बोल दूं कि इसको तुम खिसकाओ, वो भी 1 सेकंड में 1 फीट ही खिसकाएगा इसे। मैं बोलूंगा कि सर इस तरह से खिसकाना है कि 1 सेकंड में 1 ही फीट खिसके ये। तो लेकिन मेरे खिसकाने और उसके खिसकाने में क्या अंतर होगा? ताकत का। मैं खिसका रहा हूँ तो क्या होगा कि ये अभी रुक जाएगा, कोई रोकना चाहे तो मेरे से ज्यादा ताकत लगा के, लेकिन खली के आगे नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड ही तो कम है लेकिन पावर तो पूरी है। तो ऐसे ही होता है, जब हम पोल ज्यादा बढ़ा देते हैं तो ताकत पूरी बढ़ जाती है। हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ताकत उसकी पूरी रहती है। और ताकत ही किसी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई का करंट कहलाता है। करंट किसी भी सप्लाई की ताकत होती है, और वोल्टेज उस सप्लाई की मात्रा होती है, प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, ये तो इस पे गिर जाएगा, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए करते हैं हम, इस पूरे को, इधर देखना ध्यान से, इस पूरे को एक हाउसिंग में बंद कर देते हैं, पूरे में। दो इधर से हो गए, ठीक है। और इसके अंदर, इसके नीचे हम लोग फाउंडेशन बना देते हैं। ऐसी ही मोटर होती है ना?
डायनोमा जनरेटर, चाहे एसी मोटर हो वो भी ऐसी ही दिखेगी बाहर से, डीसी मोटर हो वो भी दिखेगी अंदर बाहर से ऐसी ही। जनरेटर का जो डायनोमा है या टरबाइन है जो भी है वो भी ऐसी ही दिखेगी। समझ में आ रहा है अंदर कैसा होता है वो? ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको सप्लाई दी, किनको? इन पोल्स के लिए सप्लाई दी, मैग्नेट बनाया और मैग्नेट से मैंने इस रोटर को घुमा दिया, रोटर घूमने लगा खूब तेज। मैंने क्या किया, इसको आगे निकाला, आगे इस पे मैंने पुल्ली चढ़ाई, पुल्ली बना दी और इस पे मैंने पट्टा चढ़ा के, पट्टी चढ़ा के या कुछ भी चढ़ा के मैंने यूज कर लिया एज ए मोटर। मोटर में यही होता है, कुछ भी नहीं है। उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, मैकेनिकल सप्लाई मिल जाती है, इलेक्ट्रिक पावर देते हैं, मैकेनिकल पावर मिल जाती है हमें। ठीक है। लेकिन जनरेटर में क्या है, जनरेटर में क्या है, जनरेटर में हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अगर मैं यही काम उल्टा कर दूं कि मैं इसको हैंडल लगा के यूं घुमाता जाऊं, तो ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है खूब घूम रहा है। इसकी वजह से क्या है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगेगा। क्या था, हमने क्या बोला था, मैं जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इस एक मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या नाम है, चुंबकीय क्षेत्र में से घुमाऊंगा थोड़ा सा, इसको मैंने सप्लाई दे ही रखी है। और मैं क्या नाम है, एक रूल है जो ये कहता है कि यदि किसी चालक को, किसी भी तार को, किसी भी कंडक्टर को किसी चुंबकीय फील्ड में रखा जाए तो वो अपने ऊपर एक बल महसूस करता है, एक ताकत महसूस करता है। ठीक है। वो बताया था ना मैंने, वो फेराडे वाला, वो एडिसन वाला, वो अरे वो फेराडे वाला, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, वो गैल्वेनोमीटर में उसने मैग्नेट को डाला। तो वहां पे क्या कंडीशन थी कि गैल्वेनोमीटर, वो जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके अंदर वायर केवल रुका हुआ था तो सप्लाई नहीं बन रही थी, लेकिन वो मूव कर रहा था तो सप्लाई उसमें पैदा होने लगी थी उस तार में। इस तार में देखो क्या कंडीशन थी वहां, चुंब चुंब वो जो था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, मैंने इसको इसके अंदर रख दिया तो इसमें कोई सप्लाई नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको मूव कराया तो इसमें सप्लाई बनने लग गई। तो इसका मतलब क्या था कि अगर मैं किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाऊंगा तो उसके अंदर सप्लाई पैदा होने लगेगी। अगर कोई तार किसी भी चुंबकीय फील्ड में रखा जाएगा या घुमाया जाएगा तो उसके अंदर सप्लाई पैदा होने लगती है। अब मैं इसको ऐसे तो घुमाऊंगा नहीं, मैं घुमाऊंगा ऐसे करके, ऐसे घुमाने का तो हमारे पास में व्यवस्था है नहीं, तो मैं इसे घुमाऊंगा। मेरा मेन मकसद क्या है, मैं इसमें हल्की सी सप्लाई दे के रखूंगा। ठीक है, हल्की सी सप्लाई दूंगा, उसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैं इसको घुमाऊंगा खुद से, मैं इसको खुद से घुमाऊंगा और मैं इसकी इस शाफ्ट को क्या करूंगा, पीछे की तरफ निकाल दूंगा। ये जो शाफ्ट है ना, ये इसको मैं और पीछे को निकाल सकता हूँ ना, पूरा बढ़ा सकता हूँ, और इस पूरे को मैं ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है इसको मैं किसी इंजन से जोड़ दूं, इसको शाफ्ट को मैं किसी इंजन के शाफ्ट से जोड़ दूं। ये मैंने यहाँ पे एक शाफ्ट जोड़ दी यहाँ पे एक, और ये शाफ्ट हमारे एक इंजन की है। ठीक है, ये इंजन है कोई भी, मैंने इंजन को स्टार्ट किया, ये घूमने लगा इंजन, ये घूमा तो इसने इसको भी घुमा दिया, जब ये घूमा तो ये घूम गया। जैसे ही ये घूमेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं यहाँ पे। चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे करके जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है। आपने मैग्नेट के प्रैक्टिकल किए हैं कभी, N2N या N2S प्रैक्टिकल किए हैं कभी मैग्नेट के? नहीं किए?
चुंबकीय बल रेखाओं के इस टाइप के प्रैक्टिकल किए हैं कभी आपने? एक चुंबक हमने रखी पेपर पे, ऐसे करके बल रेखा ऐसे करके बनती है। ये किए हैं कभी? कितने लोगों ने किए हैं ये 10th या 12th के हैं? किए हैं? हाँ। तो इसमें क्या था, जो ये हमारा नॉर्थ था, ये साउथ था, चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। तो यहाँ नॉर्थ से निकलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं और साउथ में एंटर करेंगी। क्लियर है? तो जो तार, ये जो मेरा जो तार है, जरा देखो, ये जैसे यहाँ से घूमेगा ऐसे करके, तो इस पे चुंबकीय फील्ड तो पहले से गिर ही रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब तार ये गति करेगा, ये मूव करेगा, तो क्या होगा, इसके अंदर जो सप्लाई पैदा होने लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स इसके मूव कर जाएंगे। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कैसे कर गए, यहाँ से, रेड वाला, ये ऐसे करके इसके इधर मूव कर गए, ये जो है इधर मूव कर गए और इधर गए, इधर गए। ठीक है? तो सप्लाई यहाँ पे इधर से और इधर से आ गई। हो गया ना ये काम? क्लियर है? अब सप्लाई यहाँ तक तो आ चुकी है, मैंने इसको बाहर निकालना है, बाहर भी तो लेना है, उसमें पैदा तो हो गई, तो बाहर कैसे लूंगा मैं? बाहर लेने के दो ही तरीके, एक ही तरीका है बस, एक तरीका सिर्फ, कि मैं इसमें तार यहाँ पे ज्वाइंट करूं और दो तारों से बाहर सप्लाई ले लूं। लेकिन ये तो घूम रहा है, तो क्या होगा, वो तार तो इसमें लिपट जाएगा। तो इससे बचने का एक तरीका है, मैं कार्बन ब्रश लगाऊंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कार्बन ब्रश लगाऊंगा। और ऐसे ही कार्बन ब्रश में यहाँ लगाऊंगा। अब कार्बन ब्रश इनसे टच होके चल रहे हैं। ठीक है? इनसे टच हो रहे हैं, तो जो भी बाइंडिंग यहाँ है वो उससे टच हो रहा है। ये बाइंडिंग इधर आ जाएगी तो दूसरी इसके सामने आ जाएगी, दूसरी सामने आएगी, उसमें ऑलरेडी वहां सामने है तो उसमें सप्लाई बनती रहेगी, और यहां से मैं बाहर निकाल लूंगा। ठीक है? तो यहाँ पर सप्लाई जो पैदा हो रही है, मैं, ये क्या है इसका, ये साइड व्यू है इसका, ये आइसोमेट्रिक व्यू। मैं इसका इस साइड से आपको दिखाता हूँ। अगर अपने समझने के लिए हम इसे करना चाहें तो ये पोल हमारा ऐसे बन गया, ये पोल ऐसे है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये जो तार हमें साइड से जो ऐसा दिख रहा था वाइंडिंग का, मैं जो इसको ऐसे यहाँ पे इधर से रखूंगा तो क्या होगा, ये बस केवल ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि ये ऐसे करके ऐसे आ रहा है, तो दिखेंगी नहीं बाकी डायमेंशन। और चुंबकीय बल रेखा कहाँ है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, चुंबकीय बल रेखा तो जा रही है ना, है? तो जरा एक सीन सोचो, ये जो है अभी यहाँ है, ये वाला जो हिस्सा है ये तो बिल्कुल ही बाहर है, ये वाली जो डायमेंशन है ये भी बिल्कुल बाहर है, और ये जो है ये भी बाहर है। अंदर कौन सा हिस्सा, ये है बस। अभी ये यहाँ है तो ये भी बाहर है, ये यहाँ है फिलहाल, तो क्या इसमें सप्लाई पैदा होगी? नहीं होगी। बस इलेक्ट्रिसिटी का जो राज है, जो सीक्रेट है, वो यहीं पे ही है। मैं एक, अभी फिलहाल की कंडीशन में ये यहाँ है, तो यहाँ सप्लाई बिल्कुल जीरो है। लेकिन जैसे ही इसकी पोजीशन थोड़ी सी यहाँ हुई, यहाँ, समझ रहे हो ना, यहाँ हुई, वो असल में ये क्या है, ये रोटर है, रोटर घूम रहा है, समझ रहे हो ना। मैं केवल एक ही कॉइल बता रहा हूँ तुम्हें, बाकी सारी कॉइलों पे यही होगा। जैसे ही एंटर हुआ तो इस पे हल्का हल्का सा
मैग्नेट का असर आने लगा तो वोल्टेज कुछ पैदा हुआ, इतना हो गया, अभी बिल्कुल जीरो था, अब थोड़ा इतना हो गया, फिर थोड़ा और एंटर हुआ। ये कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर पानी गिर रहा है, एक झरना है जो पानी गिर रहा है, और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर पानी गिर ही नहीं रहा, क्योंकि पानी तो यहाँ गिर रहा है, पानी तो यहाँ गिर रहा है ना, तो मुझे कोई ठंड नहीं लग रही, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा इधर की तरफ मूव हुआ तो मेरा इतने हिस्से पे पानी गिरने लग गया। अब मेरे अंदर थोड़ी सी सिरहन आएगी, थोड़ी सी मुझे ठंड लगेगी ना, तो थोड़ा सा टेम्परेचर मेरा गिरा, मतलब थोड़ा सा करंट पैदा हुआ। अब धीरे 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 मैं इस कंडीशन में हूं कि अब मैं पूरा पानी के नीचे हूँ, पूरा, तो मेरे अंदर अब फुल करंट है। तो करंट जो था वो यहाँ तक इतना आ गया, धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने एंट्री करी बढ़ता गया ना, मैं धीरे धीरे एंट्री मार रहा हूँ है, और फिर मैं निकलना शुरू हो रहा हूँ, तो मेरा इतना हिस्सा नहीं भीग रहा है, तो मुझे ठंड कम लगेगी। फिर आधा हिस्से पे आधा कम, और एक पोजीशन आएगी कि ये भी बाहर, अब मेरे अंदर जीरो। तो ऐसे ही धीरे धीरे वोल्टेज यहाँ कम भी होती जाएगी, यही होगा ना। एक बहुत दिनों पहले एक ऐड आया करता था, वो बिल्कुल मुझे इसमें बिल्कुल सटीक लगता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सटीक लगता है वो इस पे। बहुत पहले एक ऐड आता था, अभी तो वो कंपनियां बदलती रहती है, किंगफिशर, किंगफिशर का नाम सुना है, जरूर सुना होगा। क्या आता है किंगफिशर का? बियर। जिसके भी दिमाग में आ रहा है वो किंगफिशर बियर के ही नाम से आ रहा होगा, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, तुम में से किसी ने किंगफिशर का पानी तो नहीं पिया होगा, पिया है? अच्छा, हाँ। तो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। उसका एक ऐड हो रहा होता है, किंगफिशर का है, ऐड होता है, एक दीवार होती है बहुत बड़ी सी, उस पर लिखा होता है किंगफिशर ऐसे करके, एक आदमी नॉर्मली जा रहा होता है यूं, तो जैसे ही उस ऐड के सामने आता है, उसने ऐड देखा था कि नहीं है, ये एग्जाम्पल मैं सीनियर्स को भी दिया था, पहले भी देता रहा हूं मैं। जैसे ही वो इसके ऐड के सामने से आता है, तो अचानक से बंदा डांस करने लगता है, ला 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 ले, ऐसे करता है, और फिर वो आगे आ जाता है। जैसे ही आगे निकलता है, फिर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे क्या था, मतलब कि इसका इफेक्ट इतना था कि जैसे ही कोई बंदा उस इफेक्ट में पहुंचा और उस पर उसका असर हो गया। मतलब किंगफिशर एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसे यूज करोगे तो जिंदगी में डांस, खुशियां, ये सब होने लगेंगे। उनका कहने का मतलब यह था, वो जो उसकी धुन है, वो ला 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 ले, और ये वाली आज भी है, लेकिन वो ऐड बदल गए हैं उसके, है ना, उन्होंने मतलब एडवर्टाइजमेंट का सेटअप चेंज कर दिया, लेकिन वो जो उनका जो धुन है वो आज भी वही है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि वो वायर जब बाहर था तो उसको कुछ हुआ नहीं, जैसे उस मैग्नेटिक फील्ड में आया तो उसके अंदर कुछ होने लगा, उसमें इफेक्ट आने लगा। एग्जैक्टली जैसे ही वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं और उसमें करंट बहने लगता है, ठीक है। उसको हम कार्बन ब्रश से बाहर निकाल लेते हैं। ये जगह जगह का इफेक्ट होता है। एक एग्जांपल और भी है, अ, हरियाणा से रिलेटेड है, कोई हरियाणा वाले हो, खास करके सोनीपत के हो तो बुरा ना माने। सोनीपत से, कहाँ से? हरियाणा से तो है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पानीपत। एक जगह है सोनीपत। उनका नाम सुना है, जो अपने पिता को तराजू में रखे और उन्होंने सभी जगह की यात्राएं करा थी, सारे धाम की। अरे नहीं, पुराना पुराना। श्रवण श्रवण कुमार। श्रवण कुमार जो है अपने पिता के बहुत बड़े वो थे, एक तरह से यूं कह लो कि पिता माता पिता के भक्त थे वो, है ना, एक आदर्श पुत्र, राम से भी अच्छा पुत्र। हालांकि राम का नाम मर्यादा में आता है, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिनको अगर ध्यान से देखा जाए तो मर्यादा में नहीं आते, लेकिन फिर भी
मेरी नजर में राम से ज्यादा महान श्रवण है, मेरी नजर में। राम एक अच्छे पिता वो पुत्र हो सकते हैं, लेकिन अच्छे पति नहीं थे कभी, अच्छे राजा भी नहीं थे वो, है ना। वो पुत्र बेशक अच्छे थे। तो श्रवण कुमार के साथ में क्या था, शांत बैठो। श्रवण कुमार अपने पिता को लेके जा रहे थे, अब सारे धामों की यात्राएं करानी है, हर जगह उन्हें दर्शन कराने हैं। तो उनके मन में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं मेरे माँ बाप पे एहसान कर रहा हूँ। वो जैसे हरियाणा का एक पर्टिकुलर प्लेस है, उस जगह से गुजर रहे होते हैं उनको कंधे पर लेके, तो वहां की मिट्टी, वहां की आबो हवा ऐसी है कि वो असर करती है। वो उसने असर किया और उनके दिमाग में पाप आने लग गया, बदले की भावना आने लग गई। उन्होंने अपने पिता को पूछा कि पिताजी एक चीज बताओ, ये जो मैं तुमको इधर उधर घुमा रहा हूँ, सारे दर्शन करा रहा हूँ, सब करा रहा हूँ, तो क्या मुझे इसका फल मिलेगा? पिता सोचने लगे कि ये तो बिल्कुल निष्पाप भाव से कर रहा था सेवा हमारी, इसके मन में ये बात कहाँ से आने लगी कि बदले में भी इसे कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बेटे बताएंगे, मिलेगा तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज बताओ पहले तुम, ये हम बाद में बताएंगे, पहले बताओ कि तुम अभी हम लोग बेटा कहाँ से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने, है ना, कहाँ से गुजर रहे हैं, अभी हम हैं कहाँ पे, तो उन्होंने बता दिया कि हम इस जगह से हम जा रहे हैं। और वो उनके पिता ने पहले सुन रखा था कि वहाँ की हवा ऐसी है, वहाँ के संस्कार वहाँ के लोगों में ऐसे हैं कि वो बिना फायदे के कोई काम करते नहीं है, या जो भी है वटेवर, जो वहाँ की एक इमेज रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जो शास्त्रों में है स्वार्थ वाली बात। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटे बताएंगे, अभी थोड़ा आगे चलो, और आगे चलो, जहाँ पे हम कहें ना तुम्हें कि अब रोक लो हमें, तो वहां बैठ के बताएंगे, पानी वानी पियेंगे। तो वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, बहुत आगे जाके जब उन्होंने कहा कि बेटा अब हम कहाँ हैं, कि पिताजी अब हम यहाँ से गुजर रहे हैं, एक वो जगह जा चुकी थी पीछे, अब किसी नए डिस्ट्रिक्ट में कहीं वो थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब एक काम करो, वो रोक लो जरा, पानी वानी पियेंगे। तो उन्होंने अपना वो नीचे रखा, पिताजी को पानी वानी पिलवाया, सब कुछ। फिर उनसे कहा कि बेटे हाँ आप बताओ, तुम कुछ पूछ रहे थे बच्चे, बेटा तो तुम पूछ रहे थे ना, वो रास्ते में हमसे कुछ पूछा था कि वो, कि क्या पिताजी, कौन सी चीज, कि नहीं तुमने रास्ते में कुछ पूछा था हमसे कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। कि मैंने कब पूछा था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पूछा। कि नहीं तुम कह रहे थे ना कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ और वहां पे इधर उधर घुमाऊंगा, तो क्या मुझे इसका भी फल मिलेगा? कि नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों पूछूंगा, ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है, मेरे माता पिता को वहां ले जाना, तो इसमें फल वाली बात कहाँ से आ गई? तब फिर उन्होंने उससे व्याख्यान दिया, उन्होंने बताया कि बेटे कुछ माहौल ऐसे होते हैं, कुछ आबो हवा ऐसी होती है, कुछ संगति ऐसी होती है, तो उसका असर तुम पे आ जाता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहो। ये सारी कहानियां इसलिए हैं, ये कहानियां इसलिए भी बनाई गई हैं कि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक लें। श्रवण कुमार का हमने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मेरे माँ बाप ने नहीं देखा, मेरे दादा दादी परदादा परदादी किसी ने नहीं देखा, सदियों पुरानी बात है, लेकिन वो कहानियां आज भी हैं। इससे ये प्रूव होता है कि आप जैसी संगति में रहोगे, वैसे ही भाव तुम्हारे अंदर आएंगे। तुम किसी बिगड़े लड़के के साथ रहने लगो, तो वो तुम्हें भी अब बिगाड़ ही लेगा। अच्छे के साथ रहो तो हो सकता है वो तुम्हें सुधार ले, लेकिन पूरी तरह नहीं सुधारेगा, वो भी थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। भाई एक 100 डिग्री सेल्सियस का गर्म है, एक 0 डिग्री सेल्सियस का ठंडा है, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, ये ठंडा है वो गर्म हो जाएगा 50, वो जो गर्म था वो भी तो ठंडा हो गया ना 50, दोनों आधे आधे पे आ गए ना। तो जो ज्यादा था वो कम हो गया, जो कम था वो ज्यादा आ गया। तो विशाल तू लेट आता है सुधरने, अगर टाइम से आएगा बेटा तो क्लास में एंट्री, आज तुझे बिठा लिया मैंने, आज के बाद कोई एंट्री नहीं है, सब लोग ध्यान से सुन लो। लेट समझ रहे हैं ना, इधर सुनो। अब यहाँ पे देखो, तो क्या हुआ, ये कंडक्टर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आया, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, वो हमने बाहर निकाल ली, और वो कैसे, कम, फिर फुल, उसके बाद में फिर जीरो, क्योंकि ये अभी जीरो, कम, फुल, और फिर
कम और जीरो, ठीक है। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रोसेस चलता रहेगा। समझ रहे हो ना? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम ज्यादा होती है हमारी बॉडी में। जैसे ही कोई हमसे तार छूता है तो हमारी बॉडी के अंदर वो कम होता है। ये झटका है जो फील होता है हमको, और ये 1 सेकंड में ये कितनी बार हुआ, ये जितनी बार घूमेगा उतने ही झटके लगेंगे ना। तो इंडिया में, हमारे देश में, भारत में जितने भी अल्टरनेटर्स हैं, जितने भी जनरेटर्स हैं जो एसी करंट पैदा कर रहे हैं, उनकी जो स्पीड है ना, ये 1 सेकंड में 50 चक्कर है। मतलब 50 चक्कर प्रति सेकंड, ठीक है। और या यूं कह लो इसको, या यूं कह लो कि इसने एक चक्कर पूरा काटा, इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल। तो इसको 50 साइकिल पर सेकंड या फिर 50 C/S भी लिख देते हैं कहीं कहीं। और ये जो है, हर हर चीज को नापने की एक इकाई होती है। हम इलेक्ट्रिसिटी के इस स्पंदन को नापने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो है हर्ट्ज। ये आधा टा है हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज। तो क्या हो गया ये 50 हर्ट्ज। इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी है एसी करंट की वो 50 हर्ट्ज है। तो वो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है वो 1 सेकंड में 50 बार लगता है। और हमारा दिमाग उन झटकों को काउंट कर पाए, हमारी दिमाग की इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि उसको वो काउंट कर पाए। इससे पहले कि वो उसको काउंट करे दूसरा झटका लग जाता है, तो दिमाग एनालिसिस नहीं कर पाता और वो झटके हमें फील होते रहते हैं। या यूं कह लो कि इलेक्ट्रिसिटी हमको, देखो, जब ये सप्लाई आई तो हम फंस गए उसमें, ट्रैप में, हमारी मसल्स जकड़ गई, और जैसे ही जीरो हुई तो छोड़ भी दिया। तो मैं किसी आदमी को पकड़ू छोड़ू, पकड़ू छोड़ू, पकड़ू छोड़ू, तो झटका ही फील होगा ना। और ये कम 50 बार हो तो वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फील होगा, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उससे पहले दूसरा हो जाएगा। मतलब कि इससे पहले कि वो छूट के भगे दोबारा पकड़ लिया जाता है। इसलिए आदमी वो झटका फील करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का झटका है जो हमें महसूस होता है। और वो जो कहीं दिखाते हैं ना एसी करंट को इस तरह से, इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से नहीं चलती, जो किताबों में लिखा है वो गलत है। रियल में इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से चलती है, ना कि इस तरह से। ये सिर्फ एक ग्राफ है। हम किसी भी राशि को जब ग्राफ में निरूपित करते हैं तो ग्राफ में यहाँ पे ये जीरो है, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 100 हो गया, फिर 90 80 70 50 40 और फिर जीरो। और ये फिर ये इधर क्यों है, देखो ऐसा क्यों है, ये क्यों बनता है, ये ग्राफ है, ये असल में नहीं है, ये बुक्स में नहीं होता, रियल ये है, ये सिर्फ ग्राफिकल कंडीशन है। ये तार यहाँ पे आया, इसने ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे कम कम ज्यादा हुआ, कम कम कम, फिर मैक्सिमम हो गया यहाँ, फिर धीरे धीरे मिनिमम यहाँ जीरो पे आ गया यहाँ, फिर ये एंटर हुआ इसमें। देखो ये तार अभी पहले कहाँ था, यहाँ, अब ये तार कहाँ आ गया, यहाँ। तो यही तार आता है, पहले इसकी गति इधर थी, अब किधर हो गई, इधर। तो सप्लाई ये नेगेटिव में चलती है, फिर समझ रहे हो ना। तो जीरो से चला और जीरो पे आ गया। देखो इसकी पोजीशन क्या थी, डायरेक्शन क्या थी, ये, और यहाँ पर भी इसकी डायरेक्शन यही है। तो जिस पोजीशन में चला था घूम के फिर इसी पोजीशन में खड़ा है, ये जीरो पे है। तो इसके लिए हम इतने हिस्से को एक साइकिल कहते हैं, ठीक है। इस तरह के एसी सप्लाई में इंडिया में 50 साइकिल होते हैं, ठीक है। हर कंट्री की अपनी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। इंडिया की 50 है, कहीं 60 होती है, कहीं 70, कहीं 50 से कम होती है। ये हर एक कंट्री की अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी होती है, क्योंकि उसके आधार पर तार
जैसे जैसे तार चलते हैं, तार हमारे इंडिया में क्या है, टेम्परेचर जीरो नहीं रहता कभी, लेकिन आप अलास्का, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये वहां आप चले जाओगे तो वहां पे बर्फ पड़ती रहती है, तो वहां की जो तारों में सप्लाई चलेगी वो अलग तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये आगे बताएंगे, ओम के नियम में ये है, सारा का सारा बताया हुआ है कि जब तार को किसी ठंडी जगह पर रखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहने में क्या मुश्किलें आती हैं, और अगर वो गर्म जगह में रखेंगे तो क्या मुश्किलें आती हैं, है ना। तो हर एक कंट्री की भौगोलिक स्थिति कैसी है उसके हिसाब से साइकिल सेट किए जाते हैं। और दूसरा एक रीजन ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, टीवी, फ्रिज, ये जो भी सारी चीजें बनाई गई हैं, इंडिया में बनाई गई है 50 हर्ट्ज के लिए, 5% आगे पीछे। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी 50 की वजह 45 हो जाएगी तब भी वो काम करेंगे, और 55 हो जाएगी तब भी काम करेंगे, लेकिन 70 हो जाएगी फ्रिक्वेंसी तो नहीं करेंगे, वो फूक जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब अगर कोई मान लो किसी किसी कंट्री की फ्रिक्वेंसी 70 है और आपने वहां से टीवी चुरा लिया और अपने इंडिया में लाके चलाने लगोगे तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ की तो फ्रिक्वेंसी 50 है। ये काम रेलवे ने किया था। पहले रेलवे की जो कंपार्टमेंट्स में जो डब्बे होते थे उनमें पंखे लगे होते थे, लोग चुरा के ले जाते थे, अपने घरों में लगा लेते थे। अब उनको डिजाइन कर दिया गया है एक ऐसे वोल्टेज के लिए कि वो वोल्टेज है ही नहीं इंडिया में, मतलब यहाँ पे हमारे जनरल पब्लिक में है ही नहीं। आप ले भी जाओगे तो घर में नहीं चलेंगे, वो कोई फायदा नहीं है उनका। इसीलिए रेलवे के पंखे अब चोरी नहीं होते, पहले हो जाया करते थे। ये चेंजेस है, हर कंट्री अपनी सिक्योरिटी, अपनी अपना जो उसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है उसके आधार पे सारी चीजें सेट करता है। आपको ध्यान रखना है, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज पर सेकेंड है, 50 साइकिल पर सेकेंड है, ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कैसे चली, तो जो इसमें जो आपका जो अगला जो टॉपिक है, टर्म्स का मतलब होता है वो शब्द जो किसी भी खास किसी सब्जेक्ट में या फील्ड में जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग टर्म्स कहते हैं। एक ऐसा शब्द जो अपने अंदर किसी खास चीज को समझाता है, या किसी भी खास घटना के लिए या किसी व्यवस्था के लिए जो एक पर्टिकुलर शब्द यूज किया जाता है उसे हम लोग टर्म बोलते हैं। और ये हर एक फील्ड के अपने अलग होते हैं। मेडिकल टर्म्स अलग है। मेडिकल टर्म क्या है, स्टेथोस्कोप, टेम्परेचर, फीवर, एनेस्थीसिया, है ना, बैंडेज, ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग घर में तो यूज होता नहीं, किचन में वही यूज होता है कि हम लोग पट्टी बांधते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। एनेस्थीसिया किसी को बेहोश करना है तो वो वही होता है, क्लासेज में तो नहीं होता है। और क्लासेज के हमारे टर्म्स क्या है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, चौक, डस्टर, नोटबुक, टीचर, स्टूडेंट, ये जो वर्ड है अपने आप में किसी भी चीज को निरूपित करते हैं। स्टूडेंट का मतलब क्या है, वे व्यक्ति जो ज्ञान ले रहे हैं, सीख रहे हैं। टीचर वह व्यक्ति जो ज्ञान दे रहा है या सिखा रहा है। तो ये टर्म है। ऐसे ही इसमें भी टर्म है, जैसे कि वोल्टेज एक टर्म क्या हो गया, वोल्टेज, करंट, करंट, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, साइकिल, साइकिल। तो ये टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, है ना। वोल्टेज का मतलब वह दबाव जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ाता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा। करंट, इलेक्ट्रॉन्स की ताकत, किसी भी सप्लाई की ताकत, लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये करंट कहलाती है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इसको हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, कि कोई भी घटना कितनी बार हो रही है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये घटना कितनी 50 बार हो रही थी तो हम इसको 50 फ्रीक्वेंसी कह देंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी 50। जो मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो, उसकी दोपहर में फ्रीक्वेंसी कम होती है और शाम और सुबह को ज्यादा होती है। दोपहर में मेट्रो आएगी 5 मिनट के बाद, लेकिन सुबह हर 1.5 मिनट पे एक मेट्रो आ जाती है, 1.5 मिनट 2 मिनट।
दो स्टेशनों के बीच में तीन ट्रेनें होती हैं, एक उस स्टेशन पर खड़ी होती है और एक ये इस स्टेशन पर खड़ी होती है और एक बीच में होती है। जैसे ही निकलेगी प्लेटफॉर्म से ये आ जाएगी, फिर ये ऐसे। तो मतलब हर 1.5 मिनट में एक मेट्रो आती रहती है, क्योंकि उस टाइम पे सवारियां ज्यादा हैं। तो इसको कहते हैं कि जो पीक आवर्स हैं मॉर्निंग इवनिंग के, उस टाइम पे हम मेट्रो की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देते हैं। मतलब वो घटना जल्दी जल्दी हो रही है, वो जल्दी जल्दी आवृत्ति में आ रही है, मतलब आवृत हो रही है कोई भी घटना। इसको आवृत्ति भी बोलते हैं। आवृत्ति सुना है कहीं किसी ने? कहाँ सुना? किस में, कौन से सब्जेक्ट में बताओ? साइंस में? इंग्लिश में फ्रिक्वेंसी, हिंदी में आवृत्ति। एक घड़ी होती है ये जिसमें एक घंटा लटका रहता है, उसे पेंडुलम बोलते हैं। पेंडुलम का मतलब कोई चीज पेंडेंट है, पेंडिंग है, लटकी हुई है, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है फिक्स, कि एक सेकंड में एक ही बार टिक 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 ऐसे करके, ये उसकी आवृत्ति कहलाते हैं। पीरियडिक टेबल में क्या, पीरियडिक टेबल को क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। कि जो एलिमेंट्स हमारे किस किस पोजीशन में है, कहाँ कहाँ पे है, परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है, उस हिसाब से वो सेट किए गए हैं, तो एक टेबल बनाई गई है, उसे पीरियडिक टेबल कहते हैं। या फिर, और पीरियड का मतलब क्या है? कि वो घटना एक अंतराल के बाद में फिर से दोहराई जाती है, उसे पीरियड कहते हैं। अभी मान लो मैंने ये पढ़ाया, फिर बाद में कोई और टीचर आके पढ़ाएगा, तो वो दूसरा पीरियड हो गया, तीसरा पीरियड हो गया। किसी किसी का पीरियड, जैसे आपका एम्प्लॉयबिलिटी के फ्राइडे में है, तो वो साप्ताहिक पीरियड है। मेरा पीरियड डेली है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। उनकी फ्रीक्वेंसी सप्ताह में एक बार ही है, महीने में 4 बार। उसमें भी अगर फ्राइडे को ही छुट्टी पड़ गई तो 3 बार रह गई। तो ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई। साइकिल, साइकिल का मतलब है कि कोई चीज जितने टाइम में पूरी होती है, कोई भी घटना जहां से शुरू हुई थी, पूरा होने के बाद उसी पोजीशन में आ जाए, उसे एक साइकिल कहते हैं। साइकिल मतलब चक्र, एक चक्र। ठीक है, तो इस तरह के जो टर्म्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, ये हमारी क्या है? फंडामेंटल टर्म्स हैं इसके, इलेक्ट्रिकल के। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल है तो इसमें पूछते रह सकते हो। मैं क्या है, इधर निकल के एसी हम बताते हैं क्या है। इधर है ना, इधर इधर इधर, जल्दी निकल के आ। आदित्य ने पूछा आखिर एसी होता कैसा है, हमें जो बॉडी में फील होता है ना। उधर को पीछे को मोड़ के खड़ा हो, देखो इधर सुनो, इधर से सुनो। मैंने क्या किया, इसको धक्का मारा, फिर ये अपनी जगह पे आ गया, थोड़ा सा ऐसा हुआ, फिर अपनी जगह आ गया। मैं एक एक मिनट में, एक सेकंड में यही काम एक बार करूं तो मेरी फ्रिक्वेंसी 1 है। अगर मैं यही काम इसको 1 सेकंड में 2 बार करूं तो फ्रिक्वेंसी 2। तो जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं ना, वो जो झटका मार रहे हैं आप में, वो 1 सेकंड में 50 बार झटका हो रहा है। ठीक है, ये एसी है। और डीसी क्या है? डीसी एक बार धक्का लग गया तो बस लग गया, वरना गिरेगा ही। इसलिए डीसी अगर किसी को पकड़ ले तो बचने के चांसेस कम होते हैं, एसी में बचने के चांसेस होते हैं। लेकिन बात यह है कि मैंने एक बार किया, फिर यहाँ आ गया, फिर दोबारा किया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ किया, यहाँ आ गया। अब मैं जल्दी 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 करूंगा तो इससे पहले कि मैं वहां आऊं, ये इधर ही रह जाऊंगा। मैं इससे पहले के ऊपर आऊं, मैं नीचे ही रह जाऊंगा। तो इसलिए कई बार होता है कि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं, मतलब हम रिटर्न अपनी उस पोजीशन में नहीं आ पाते, और वो शरीर उस झटके को महसूस करती रहती है। अब वो झटका हमारी बॉडी में है, वो करंट बहने लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बहने लग रहे हैं, तो कहाँ होके जा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के उस पार्ट में होकर पहले बहती है जो लिक्विड पार्ट है हमारी बॉडी का, और वो है ब्लड। ब्लड में होकर जैसे ही बहेगी तो ये झटके तो वहां भी मारेगी, क्योंकि वहां भी ऐसी थोड़ी जा रही है, वहां भी ऐसे ऐसे ही चलेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ब्लड अपने जो एलिमेंट्स हैं उनमें टूट जाएगा। आपने दही देखी है, दही में 3 चीज होती है, क्या क्या? पानी, मक्खन
मक्खन ही तो घी होता है। और वो एलिमेंट जो उसको व्हाइट कलर दे रहे हैं, कैल्शियम का पार्ट होता है, कई चीजें होती हैं, वो बायोलॉजी का टॉपिक है। तो ऐसे करके 3 पार्ट होते हैं। जैसे ही हम उसमें हाथ यूं करते हैं, दही के अंदर यूं कर देंगे, तो क्या होगा, उसका मक्खन अलग हो जाता है, मट्ठा छाछ जो भी वो अलग हो जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर से जाती है, तो ब्लड हमारा 3 चीजों से मिलके बनता है। क्या 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 ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना होता है? बात है नहीं? WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, और तीसरी प्लेटलेट्स। ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे ब्लड में होके बहती है, तो उस झटके के चक्कर में क्या होता है, WBC RBC, जैसे दही में से मक्खन अलग हो गया और पानी अलग हो गया, वैसे ही WBC अलग हो जाते हैं, RBC अलग हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं। ब्लड अपने उन 3 चीजों से जिनसे मिलके बना है, वो उनमें टूट जाता है। जरा सोचो, एक बाल्टी पानी है मेरे पास में, 20 लीटर पानी, और मैंने उसमें एक चुटकी मटर के दाने के बराबर इतना इतना सा रेड कलर डाला और पूरे पानी को मिला दिया यूं करके, तो पूरा पानी लाल हो गया ना। मैंने क्या किया कि कुछ ऐसी व्यवस्था करी कि फिर से मैंने उसको छान लिया और उतना टुकड़ा अलग ही करके उसमें डाल दिया। वो गोली रेड रेड कलर की पानी में ही एक कोने में डाल दी, तो पानी व्हाइट कलर का ही हो गया, लेकिन वो कलर तो अभी भी है उसमें, मिक्स नहीं है, बस वो अलग हो गया है। एग्जैक्टली ब्लड में भी यही होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें होके जाती है, तो उसके RBC अलग हो जाते हैं और उसके कोने में आ जाते हैं, मतलब कहीं नीचे जम जाते हैं वो, और बाकी पूरा ब्लड हमें व्हाइट कलर का सा दिखने लगता है, जिसको लोग क्या कहते हैं, खून का पानी बन गया। असल में खून का पानी नहीं बनता है, वो एजेंट जो उसको लाल कलर दे रहा था वो अलग हो जाता है, RBC उसकी अलग हो जाती है। प्लेटलेट्स तो वो भी व्हाइट ही कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या करता है, मान लो ये नस है कोई भी बॉडी में, और यहाँ से कट लग गया, तो ब्लड यूं बहने लगेगा, बाहर को निकलने लगेगा। प्लेटलेट्स आती हैं और धीरे धीरे यहाँ पे जमने लगती हैं, इस पे जमने लगती हैं, और जम के जो प्लेटलेट आई यही जम जाएगी, वही मर जाएगी, आएगी जमेगी मर जाएगी, आएगी जमेगी मर जाएगी, सब डेड बॉडी बन जाती है, सारी प्लेटलेट्स यहाँ के जम जम जाती हैं, और इसको बंद कर देती है छेद को। फिर धीरे धीरे स्किन बनने लगती है, और ये हिस्सा जो ऊपर है, जो प्लेटलेट मरी हुई प्लेटलेट्स है, उनका बन जाता है खुल्ट, कहते हैं ना कि वो थोड़े पे या फुंसी पे किसी पे खुंट बन गया, वो बाद में छुट के गिर जाता है। अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स खत्म हो जाए तो घाव कभी नहीं भरेंगे, और डेंगू में यही होता है। जब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं ना, किसी किसी के प्लेटलेट बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं ना, तो ब्लड फिर ऐसी ऐसी जगहों से निकलने लगता है। आदमी थूकेगा तो ब्लड, नाक साफ करेगा तो ब्लड, आंखों से ब्लड, कहीं कट लग गया तो वो तो भरने का ही मतलब नहीं है, जख्म भरेगा नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इन सबको अलग कर देती है, समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उस झटके की वजह से। हम्म। हाँ। अब बताओ तुम्हारा क्या सवाल था, क्या नाम है, अजय, क्या सवाल था? तो मतलब तुम क्या जानना चाहते हो कि कभी वो छूट के गिर जाता है, कभी छूट के नहीं गिरता है, या देखो, अभी शांत रहो। अर्थिंग एक अलग चीज है, और करंट के द्वारा पकड़ा जाना एक अलग चीज है। कैसे? अर्थिंग का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है धरती, सीधी सीधी बात यह है कि अर्थ का मतलब है धरती, जमीन। हम इलेक्ट्रिसिटी पे कहीं भी काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी में गलती से करंट आ गया, वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में जाने लगे, धरती में जाने लगे, इसे अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है।
अगर हमने शूज पहने हैं मोटे वाले, प्लास्टिक की रबड़ की मैट पे खड़े हैं, इंसुलेटेड हमारे टूल्स हैं, हमने ग्लव्स भी पहने हैं, तो हम तार नंगा भी पकड़ लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में सप्लाई आई ही नहीं। और अगर मान लो आ भी गई और हम खड़े हैं लकड़ी की उस पे, तो बॉडी तो अर्थ में गई नहीं सप्लाई, तो अर्थिंग नहीं होगी और हमें करंट नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। कुछ लोग दिखाते हैं ना, वीडियो बनाते हैं, दो तार हैं, यूं करके देखा स्पार्किंग हो रही है, और यूं पकड़ के ऐसे ऐसे करके ऐंठ दिया हाथ से ही, और वीडियो बनाते हैं, फिर लोग दोस्त हैं हाँ मैं भी करूंगा। असल में उन्होंने तुम्हें अपने पैर नहीं दिखाए होते हैं उस शॉर्ट में, वीडियो में, वो खड़े कहाँ पे हैं। कोई भी कर सकता है ये। हमें वो झटका तब तक फील नहीं होगा जब तक कि हमारी बॉडी में होकर करंट बहने न लगे, और बहेगा तब जब उसका सर्किट पूरा होगा, नीचे से भी धरती से कनेक्शन हो जाए। ये अर्थिंग है, ठीक है। और दूसरा सवाल कि कोई पकड़ ही लिया है तो छूटा क्यों नहीं, आखिर कोई छूटा क्यों नहीं। मैंने भी क्या बोला था कि वो 1 सेकंड में 50 बार पकड़ती है, 50 बार छोड़ती है। बॉडी 50 बार, जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी बॉडी को, जो एसी करंट है 50 बार पकड़ती है, 50 बार छोड़ देती है। तो फिर जब छोड़ देती है तो हम छूटे क्यों नहीं, वहीं क्यों चिपके रह गए, ये सवाल है ना। होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में गई, हमारे शरीर में दो तरह की क्रियाएं होती हैं, इधर से ध्यान से सुनो, सभी ध्यान से सुनो। एक क्रिया होती है ऐच्छिक और एक होती है अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं वो जो मेरे हाथ में चौक है, मैंने इसको यहाँ रख दिया, मैंने अपनी इच्छा से किया है, मैंने इसको उठा लिया, ये ऐच्छिक क्रिया है। मैंने चेयर पर हाथ रख लिया, मैंने एक पैर पे ऐसा करके खड़ा हो गया, ये मेरी इच्छा है, ये ऐच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रियाएं क्या है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, और मेरे यहाँ पे एक अचानक से मच्छर काट ले, तो क्या होगा, मेरा हाथ यूं जाएगा, मैं ऐसे करूंगा, और मुझे पता भी नहीं होगा कि मैंने कब किया ये। तो जैसे हमारा ये ब्रेन हमारी पूरी बॉडी के लिए कमांड देता है कुछ भी एक्शन लेने के लिए, ऐसे ही हमारे जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो सेल, ये बायोलॉजी पढ़ रहे हो या तुम लोग, बायोलॉजी का टॉपिक है ये, लेकिन कोई नहीं, चलो। हमारे जो सेल्स होते हैं उनका भी अपना एक लोकल ब्रेन होता है। अगर कोई घटना किसी बॉडी के किसी खास हिस्से में हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसका सिग्नल हमारी दिमाग को ही जाए और दिमाग उस पर एक्शन ले ही, उससे पहले वहां की जो हमारी लोकल मसल्स हैं वो भी एक्शन ले लेती हैं। जैसे कि अचानक से कोई मेरे स्विच होते मैं यूं यूं हो जाऊंगा, तो दिमाग तक तो बात पहुंची ही नहीं, बस मैं यूं हो गया। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजी में कि स्पेशल एक वर्ड है, उद्दीपनशीलता। उद्दीपनशीलता, इसमें होता क्या है कि बॉडी के किसी भी खास पार्ट पे अगर कोई घटना होती है तो बॉडी वही से रिएक्शन कर लेती है, दिमाग का उससे कोई लेना देना नहीं होता। ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका प्रयोग किया गया था कई जानवरों पे। एक मेंढक को मारा गया, उसका ब्रेन पूरा डेड कर दिया गया, खत्म, निकाल ही दिया गया, उसकी बॉडी को काट के उसको थोड़ा सा नमक डाला गया, तो उसने अपने पैर को यूं करके सिकोड़ा, दिमाग तो था ही नहीं उसमें, फिर ये कहां से एक्शन किया उसने। इसका मतलब है कि हमारी जो सेल्स है उनका भी अपना एक लोकल ब्रेन है, वो छोटा मोटा एक्शन वो ले रही है, खुद के डिसीजन भी ले रही है वो। तुम्हें भेजा पापा ने कि जा बेटा वहां पढ़ के आना, खाना लेके जाओ, खाना खा के आना, किसी से ज्यादा बदतमीजी मत करना, क्लास में पढ़ना और घर आना, ये एक इंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर चलते चलते तुम्हारे पैर की चप्पल नीचे गिर गई या निकल गई, ये तो पापा ने इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं था, या तुम खड़े रहोगे, क्या करूं, फोन करके पापा वो चप्पल निकल गई, क्या करूं, पहनूं नहीं पहनूं। यहाँ का डिसीजन तुमने खुद ने लिया ना, कि चप्पल निकल गई, पहन लिया, या फिर पानी ज्यादा हो रहा है तो आपने पैंट को यूं ऊंचा किया, निकल के चलने लग रहे हैं। तो ये क्या हुआ, आपने कुछ डिसीजन खुद से ही ले लिए, जहां पर सेंट्रल कमांड से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। एग्जैक्टली आपको हमारी बॉडी में भी यही होता है। उद्दीपनशीलता में क्या होता है, अजय तेरे सवाल का आंसर यहाँ आ रहा है। जैसे ही हम करंट के टच में आते हैं और बॉडी में करंट फ्लो करता है अर्थ होने से, तो हमारी मसल्स में होके भी जाएगा। बॉडी में 3 पार्ट है, ठोस जो हड्डियां हैं,
बिल्कुल सूखी, उनमें होके सप्लाई नहीं बहती। मांस जिसमें थोड़ा ब्लड है, बाकी मसल्स हैं, तो सप्लाई बहती है लेकिन कम बहती है। ब्लड पूरा का पूरा लिक्विड है, कोलाइडी सॉल्यूशन है वो, ठीक है, तो उसमें होके ब्लड पूरा का पूरा बहता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा ब्लड बहता है, सबसे ज्यादा सप्लाई ब्लड में होके बहेगी, सबसे उससे कम मसल्स में और हड्डियों में बिल्कुल नहीं, ठीक है। जहां जितना ज्यादा लिक्विड पार्ट होगा वहां ज्यादा सप्लाई बहेगी, लेकिन सप्लाई हमारा ब्लड कहाँ कहाँ होके जा रहा है, हार्ट में होके तो जा रहा है, और हार्ट क्या है, मसल्स का एक हिस्सा है जो पुश पुल कर रहा है, वो स्पंदन कर रहा है, वो पिचक रहा है, कभी फूल रहा है। सप्लाई जैसे ही गई तो मसल्स क्या करती है, जैसे ही हमें किसी ने यहाँ पे सुई चुभोई तो मैं यूं हो गया ना, यूं ऐसे करके हो गया ना, तो मसल्स के साथ में क्या होता है, जैसे ही बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो हमारी मसल्स थोड़ी देर के लिए अकड़ जाती हैं। ये रिएक्शन है बॉडी का, असल में उस झटके से बचने के लिए एक रिएक्शन है। बॉडी रिएक्ट करती है मसल्स के रूप में। मसल्स क्या है, अकड़ जाती है थोड़ी देर के लिए। अब आते हैं, वहां में लिक्विड ज्यादा भरा हुआ है, आपका मल है, मूत्र है, सब कुछ है, वो अकड़ती है, और हार्ट तो एक झटके में वहीं का वहीं रुक गया। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ने क्या किया, तुम्हें छोड़ दिया, एक सेकंड के 50वें हिस्से में पकड़ के छोड़ भी दिया है, लेकिन तुम्हें नॉर्मल होने में लग रहा है आधा सेकंड, तुम नॉर्मल हो ही नहीं पाए, उससे पहले तो उसने दोबारा पकड़ लिया। जैसे मैं किसी को बोलूं कि जब भाग जा, और मैं टाइम दूं केवल चौथा ही सेकंड, वो जैसे ही भगेगा फिर पकड़ लूंगा मैं, फिर कहूंगा जब भाग जा, फिर पकड़ लिया। अगर वो उसकी स्पीड भगने की ये है कि सेकंड में, एक सेकंड के 100वें हिस्से में भग जाएगा, तो भग ही जाएगा वो। लेकिन इससे पहले कि वो भागे, मैं उसको फिर पकड़ ले रहा हूं, तो क्या भाग पाएगा वो? जैसे किसी ने मुझसे कहा कि सर मैं ये अभी, मैं तुमसे कहूंगी लाओ कॉपी निकालो, तुमने क्या नोट किया, तुमने कहा कि सर अभी निकालो 1 मिनट का, मुझे सर मुझे बस 2 सेकंड का टाइम दो, और जैसे ही मैं बोलूं बस हो गए 2 सेकंड, अब बता, 2 सेकंड हो गए ना इतने में ही। तो बॉडी के साथ भी ये मसल्स हमारी श्रिंक कर जाती हैं, इठ जाती हैं, जाम हो जाती हैं, इससे पहले कि हम कोई एक्शन लें, हमारा पूरा तंत्र का तंत्र जाम हो जाता है। उस चक्कर में हम वहीं के वहीं स्टक हो जाते हैं, लटके फंसे के फंसे रह जाते हैं। ना तो जीभ चलती है, जीभ भी तो मसल है, कुछ कह ही नहीं पाते, आवाज भी आदमी निकालना चाहता है लेकिन वो बस वो वाइब्रेशन ये होके रह जाता है ना। ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये फिल्मों में दिखाते हैं यू होगा बाल खड़े हो गए, ऐसा बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि स्टैटिक करंट में ये होता है, हमने वो प्रैक्टिकल था ना, वो पेन को पकड़ के वो बालों पे खींचना, वो स्टैटिक करंट में तो ऐसा होता है, लेकिन इसी में ये फिल्मों में दिखाते हैं कि बाल खड़े हो गए हैं, यहाँ से ये आंखें काली हो गई हैं, वो सक्सेना जी आई लाइक इट, तो अरे तो वो करंट उसमें होकर फ्लो हो गया ना बेटा। भाई मान लो मेरी पूरी बॉडी में करंट है, मैं खड़ा हूँ चेयर पे, लकड़ी की चेयर पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बंदा नीचे खड़ा है नंगे पैर, उसने मुझे छू लिया और भाई क्या हाल है, बस मुझ में तो करंट था ही पहले से, अब हाल चाल तेरे तो खराब हुए थे, मेरी भी होली है, और वो मुझ में फ्लो कर गया, तो फिर दोनों ही चिपके रहेंगे क्योंकि मसल्स दोनों की जाम होगी। अब चाहे वो कौन सी भागम भाग गोलमाल है, वो कौन सी करती रहती है बुढ़िया, मैं आऊँ क्या, हाँ, तो वो उसमें हंगामा। तो ये अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं छोड़ी तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी मसल्स का रिएक्शन है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी किसी को नहीं पकड़ती। वो एक हालत ऐसी है कि हम भाग नहीं पाते, उसने नहीं पकड़ा है हमें, याद रखो, इलेक्ट्रिसिटी किसी को नहीं पकड़ रही है, बस वो हालत हमारी हो गई कि हम भाग ही नहीं पा रहे हैं। जैसा होता है ना, अचानक से कुछ हरकत हो जाए, हमारी लाइफ में कुछ घटना हो जाती है तो हम हैंग हो जाते हैं, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं। मेरी बेटी छोटी थी, छोटे डिसीजन नहीं ले पाई थी, क्या करे, हुआ क्या, ये है या नहीं है भी या नहीं भी, रो या क्या करूं, मतलब कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रही, कोई भी अच्छी क्रिया नहीं हो पा रही है, बस वो यूं चुप बैठी है। मैं कह रहा कि हुआ क्या, फिर मैंने बिल्ली को भगाया, उसके बाद जो रोई वो फिर कभी छत पे नहीं गई, खुद से तो कभी नहीं गई। तो ये बॉडी हमारी कुछ टाइम के लिए हैंग हो जाती है, उस कंडीशन में हम वहीं पे स्टक हो जाते हैं, ये कंडीशन है कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ने हमको नहीं पकड़ा है।
ठीक है, पता चला कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्यों किसी को नहीं छोड़ती है। अरे तो कह रहा हूं पकड़ती ही नहीं, असल में हम पकड़वाने जाते हैं, हम पकड़े जाते हैं। कोई और किसी का सवाल? ठीक है।